हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीसी लर्निंग वर्ल्ड। इस चैनल पर दोस्तों क्लास 8th की एसएसटी की सारी बुक्स कंप्लीट हो गई है। आप उसके नोट्स आप प्लेलिस्ट पे जाकर ज़रूर देखिएगा। अलग अलग ज्योग्राफी, पॉलिटिकल नाम से अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 8 के हिसाब से। आज से हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 9 पॉलिटिकल साइंस, जिसको आप सिविक्स भी कह देते हो, नागरिक शास्त्र भी कह देते हो। तो क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस का दोस्तों ये चैप्टर नंबर 1 है, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। और इस पर आपको ये बुक का आप देख लीजिए। ये बुक है आपकी क्लास 9th की, लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट, 10th में चलेगी लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड। तो इसका हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, डेमोक्रेसी, व्हाट डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ठीक है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है और बहुत जल्दी जल्दी हम इसको कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कक्षा 9 के जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर क्लियर हो ही जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। बाकी जो कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें मैं भी शामिल हूँ, तो उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज एनसीईआरटी से क्वेश्चन पुट होते हैं और ये इतना प्यारा चैप्टर है, इसके एंड तक जाते जाते आप देखेंगे कि सच में क्वेश्चन यहीं से ही उठते हैं, है ना। तो एक सीधा सीधा हम पढ़ लेते हैं, जैसे लोकतंत्र का अर्थ, परिभाषा, लाभ, हानि वगैरह। उससे ब्रॉड, उससे अलग इस लेसन में बातें उठाई गई है। लोकतंत्र किसको कहते हैं, क्यों कहेंगे लोकतंत्र, क्या ये 2-4 शर्तें मानने से लोकतंत्र हो जाएगा, क्या नहीं होगा, ये सभी हम आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे ये क्लियर होता जाएगा। इस लेसन में हम क्या सीखने वाले हैं, लोकतंत्र का अर्थ सीखेंगे, परिभाषा सीखेंगे, लोकतंत्र क्यों जरूरी है, लोकतंत्र की विशेषताएं देखेंगे, लोकतंत्र के लाभ हानियां देखेंगे, उदाहरण के द्वारा लोकतंत्र की परिभाषा को समझाया गया है वो देखेंगे, लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में तर्क देखेंगे, और लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए नागरिकों को और सरकार को क्या क्या करना चाहिए, मतलब आदर्श लोकतंत्र के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए, या आदर्श लोकतंत्र की परिभाषा क्या होगी, या आदर्श लोकतंत्र किसे कहेंगे। ये सब बातें हम इस लेसन में सीख लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले टॉपिक पर। आप एनसीईआरटी क्लास 9th के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर से इसको लिंक कर लीजिएगा, बुक खोल के बैठ सकते हैं, बाकी आप डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं। लोकतंत्र क्या है, सबसे पहले लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र की यहाँ डेफिनेशन समझाइए दोस्तों। तो लोकतंत्र डेमोक्रेसी शब्द से बना हुआ है। डेमोक्रेसी एक यूनानी शब्द है। डेमोक्रेसी कौन सा शब्द है, एक यूनानी शब्द है, और डेमोक्रेसिया से बना है। मतलब डेमोक्रेसी को यूनानी में क्या कहते हैं, डेमोक्रेसिया, और यूनानी में डेमो, इस ये दो भागों से बना हुआ, एक तो डेमोस और एक क्रेशिया। इसमें डेमोस का अर्थ है लोग, क्रेशिया का अर्थ है शासन। मतलब डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का क्या मतलब हो गया, लोगों का शासन। तो ये तो हो गया लोगों का शासन, ये एक यूनानी शब्द है। ओके, अब है लोकतंत्र को थोड़ा सा हम आगे की तरफ लेकर चलते हैं इस एनसीईआरटी के हिसाब से। तो लोकतंत्र क्या है, ये तो डेफिनेशन हुई है दोस्तों, अर्थ हुआ है। अब लोकतंत्र क्या है, तो शासन का ऐसा रूप जिसमें लोग शासकों या अपने प्रतिनिधियों या अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। हम लोग वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ठीक है, और जो मुख्य फैसले हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव ही ले, उसे कहते हैं लोकतंत्र। तो दोस्तों ये लोकतंत्र की परिभाषा यहीं पर सिमट कर नहीं रह गई है, आगे भी बड़े बड़े पॉइंट्स आएंगे जो इसमें ऐड होते जाएंगे। अभी इसमें 2 पॉइंट ऐड हो गए हैं कि शासन का ऐसा रूप जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं वोट देकर, और मुख्य फैसले उन प्रतिनिधियों के द्वारा ही लिए जाते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए लिखी है मैंने, आप जल्दी जल्दी भी पढ़ के निकल सकते हैं। ये परिभाषा लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर करती है। तो जनरली हम मोटे तौर पर देखते हैं तो यही देखते हैं ना कि वहां पर भी चुनाव हो रहे हैं तो वो लोकतंत्र है, चुनाव नहीं हो रहे तो गैर लोकतंत्र है। ओके, लेकिन लोकतंत्र का सही अर्थ स्पष्ट ये नहीं करती, ये दो ही बातें लोकतंत्र का सही स्पष्ट नहीं करती, क्योंकि चीन में जनता शासक को चुनती है, वोटिंग भी होती है, फिर भी वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, क्यों नहीं है आगे देखेंगे। यहाँ अपने एनसीईआरटी ने पहला ही एग्जाम्पल पाकिस्तान का दिया है, जिसमें 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, मिलिट्री पावर अपने हाथ में ले लिया, संविधान में संशोधन कर दिए, इलेक्शन भी करा दिए लीगल दिखाने के लिए, है ना भाई। लोकतंत्र में क्या होता है, इलेक्शन होता है ना, तो इलेक्शन भी करा दिया, लेकिन पावर को अपने हाथ में रखा, ये इलीगल काम किया। चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो प्रतिनिधि थे, उसको हटाने का अधिकार भी उन्होंने अपने पास ले लिया। खुद जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, ये जनता इनको इलेक्ट नहीं कर रही थी, फिर भी जनता के द्वारा जो इलेक्ट प्रतिनिधि हैं उनको हटाने का पावर इन्होंने अपने पास रख किया। तो ये सभी इलीगल काम कर रहे थे। बाकी इलेक्शन करवाने से ही थोड़ी वहाँ डेमोक्रेसी हो जाती है, लोकतंत्र हो जाता है ना। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, पाकिस्तान की जनता इनके अगेंस्ट हो गई और मुशर्रफ की सरकार
जो है इनको हटा दिया गया वहाँ से, ठीक है। तो वो लोकतांत्रिक नहीं थी। एक परिभाषा बीच में हमारे दी कि पाकिस्तान से समझ गए आप, तो इसको लोकतंत्र नहीं कह सकते। एक दो बातें फॉलो करते हैं लोकतंत्र की, वो लोकतंत्र नहीं हो सकता। हमें लोकतंत्र वो देश फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी अन्य बातों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ परिभाषा देख लीजिए अब्राहम लिंकन की, आप सभी जानते होंगे, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है, ठीक है। लोगों के लिए, लोगों की और लोगों द्वारा चलने वाली, मतलब हर जगह जनता ही काम करे, जनता ही अपना शासन चलाएगी, जनता के द्वारा ही चलाई जाएगा और जनता के लिए ही चलाई जाएगा, उसको कहते हैं लोकतंत्र। ये थी अब्राहम लिंकन सर की परिभाषा। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है इसमें मैक्सिको का। तो मैक्सिको में भी देखो इलेक्शन हर 6 वर्ष में होते हैं, कोई सैनिक या तानाशाह रूल भी यहाँ पर नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी भाई, इलेक्शन भी हो रहे हैं लेकिन यहाँ पर पीआरआई थी, पीआरआई इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। तो ये पीआरआई, ये पार्टी है ना, डेमोक्रेटिक पार्टी, ये क्या करती थी, इलीगल तरीके से हमेशा जीत हासिल कर लेती थी। मतलब लमसम में इनकी ही सरकार लास्ट में बन जाती थी। तो ये इलीगल हो गए ना, इलेक्शन हो रहे हैं बट इलीगल हो रहा है, मतलब वोटिंग बूथ ये लोग चेंज कर देते थे, है ना। तो इस प्रकार जोर जबरदस्ती ये पार्टी बार बार आ रही थी। तो ये मैक्सिको में भी हम इसको लोकतंत्र नहीं कह सकते। 9th क्लास के बच्चे थोड़ा ध्यान दें, ये थोड़ा सा एनालाइज क्वेश्चन आ जाते हैं। मैक्सिको के उदाहरण से पूछ लेगा कि मैक्सिको में लोकतंत्र था या नहीं था और क्यों नहीं था, पाकिस्तान में लोकतंत्र था या नहीं, और नहीं था तो क्यों नहीं था। तो हमने शुरू में देखा ना, इलेक्शन तो होना ही चाहिए, वो रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, प्रतिनिधि होने चाहिए, लेकिन सारे फैसले प्रतिनिधि ले, ठीक है। उसके आगे भी इसकी डेफिनेशन बहुत आगे बढ़ी है, वो देखेंगे हम आगे। अब तीसरा इसमें एग्जाम्पल चीन में दिया है, चाइना के लिए। तो चीन की संसद को क्या कहते हैं, कवांगुओ रेममिन दाई वियाओ। तो ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों, चीन की संसद का नाम है कवांगुओ रेममिन दाई वियागो, ठीक है। इसको कहते हैं राष्ट्रीय जन संसद, ओके। इसका कार्यकाल भी हमारी जैसे 5 वर्ष है, भारत की जैसे। अब देखो इसमें लोकतंत्र है या नहीं है, इन 5 पॉइंट से हम देख लेंगे चाइना में लोकतंत्र है या नहीं है। मतदान हर 5 वर्ष में होते हैं, सही है, लोकतंत्र है। 3000 सदस्य पूरे चाइना में से चुनकर आ रहे हैं, ठीक है भाई, लोकतंत्र है। राष्ट्रीय जन संसद ही राष्ट्रपति नियुक्त कर रही है, जो संसद है ना वही राष्ट्रपति नियुक्त कर रही है अपने भारत की जैसे, तो बिल्कुल सही लोकतंत्र है। लेकिन ये 2 बातों में लोकतंत्र नहीं है, क्यों? चुनाव लड़ने से पहले कोई भी पार्टी अगर चुनाव लड़ना चाहती है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी, ये सबसे बड़ी पार्टी है वहां पर, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। अब सोचो कोई छोटी सी पार्टी उठकर जा रही है, ठीक है, अब वो किससे मंजूरी लेगी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से। तो ये तो अपने आदमी को ही आगे बढ़ाएंगे ना, ठीक है, या तो उनको अपनी तरफ मिला लेंगे या किसी अपने ही प्रतिनिधि को वहां पर भेजेंगे। तो मतलब लास्ट में जीतेगी तो यही पार्टी। तो इसका मतलब है जनता के पास चॉइस नहीं है ना, अलग अलग पार्टियों की चॉइस नहीं है, अलग अलग प्रतिनिधियों की चॉइस है। बाकी इसी पार्टी से बिलोंग करेंगे सारे प्रतिनिधि, समझ गए। तो सरकार हमेशा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। तो यहाँ पर मतदाता को ऑप्शन ही नहीं दिया गया ना, इसी को जिताना है लास्ट में। हमारे भारत में ऐसा नहीं है, बहुत ऑप्शन है हमारे पास में। चीन के लोगों के पास अन्य विकल्प ही नहीं है, अतः उन्हें इसी पार्टी को वोट देना पड़ता है और यही पार्टी जीत कर जाती है। तो यहाँ ये लोकतंत्र के खिलाफ हो रहे हैं ये दोनों बातें, ठीक है। तो अतः चीन को भी हम लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, इन दोनों तीनों पॉइंट से आप समझा देंगे, ठीक है। इसका परिणाम क्या निकल के आ रहा है दोस्तों, अतः लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए। चुनाव तो होने चाहिए, वे इलेक्शन से ही लोकतंत्र नहीं हो जाएगा, बिल्कुल लीगल चुनाव होने चाहिए, स्वतंत्र मतदाता हो, स्वतंत्र ही चुनाव हो और निष्पक्ष होने चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। भाई जो सत्ता में बैठे हैं लोग, जब वो श्योर है कि जैसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जैसे कि श्योर है कि मैं ही जीत कर आ जाऊंगा, तो वो लीगल इलीगल सारे काम करेगी। अगर इन्हें भय रहेगा कि अगले 5 साल के बाद में अगली बार हमें जनता और थ्रो कर देगी या हमें उठाकर हरा देगी, तो ये जनहित में ज्यादा सोचेंगे। तो समझ गए आप। तो चाइना में लोकतंत्र नहीं है। अब तीसरा देखो, 2 हमने लोकतंत्र के बारे में देखा दोस्तों, 2 डेफिनेशन में 2 बातें हमने पढ़ ली। एक तो इलेक्शन होने चाहिए और जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव है ना, हमारे जो प्रतिनिधि है, वो ही हमारा फैसला करे, देश में कोई अहम जो भी फैसले हो वो ही करे। तीसरा लोकतंत्र के लिए प्रमुख बात है या विशेषता है, एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल। मतलब एक व्यक्ति के पास एक वोट का अधिकार है और सभी व्यक्तियों का जो वोट का अधिकार है उसका एक मोल या मूल्य होना चाहिए। उसमें गरीब अमीर, लेडीज जेंट्स, है ना, जाति पाति का इनका फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ओके। सभी गरीब अमीर सबका एक ही वोट की वैल्यू होगी, ठीक है। एक बड़ा नेता भी वोट देगा तो उसकी वही वैल्यू है और एक गरीब आदमी भी वोट देगा तो उसकी वही वैल्यू है।
तो ये हमारे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। इसके बारे में भी एग्जाम्पल दिए गए हैं दोस्तों। लोकतंत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, भाई वोट देते हैं ना हम, तो इसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए, पहले एग्जाम्पल दिए गए हैं कि यहाँ पर ऐसे भेदभाव हो रहा है ना। कहाँ पर? 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार ही नहीं था, तो हो गया ना लोकतांत्रिक, ठीक है। यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब औरतों में और पुरुषों में फर्क किया जा रहा है। एस्टोनिया का उदाहरण, ये रूस के पास स्थित है। तो एस्टोनिया में रूसी जो अल्पसंख्यक है, देखो रूस के पास स्थित है, जैसे आप कह सकते हो एस्टोनिया में, अब रूस के पास जब एस्टोनिया स्थित है तो रूस के लोग एस्टोनिया में आ जाएंगे, लीगल इलीगल तरीके से एस्टोनिया के रूस में चले जाएंगे। तो वो रूसी अल्पसंख्यक है एस्टोनिया में, मतलब रूसी लोग यहाँ आ गए, उनको वोट अधिकार का पहले तो अधिकार ही नहीं दे रखा उन्होंने वोट का, और खूब लंबे समय तक वो 40-40, 50-50 साल तक वहीं रह रहे हैं, तो उसको भी वोट का अधिकार प्राप्त करने में बड़ी मुश्किलें हो रही है। तो हो गया यहाँ भी, ये भी लोकतंत्र नहीं है। फिर फिजी की बात करते हैं, ठीक है। तो फिजी, ये देखो मैंने यहाँ लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। इंडियंस को एज ए लेबरर वो लोग ले गए थे, कौन? अंग्रेजों को लेबर की जरूरत थी, हमारे भारत में खूब लेबर था, वो फिजी में ले गए थे। अब बेचारे आ नहीं पाए वहां से, तो वहीं बस गए। तो फिजी में जो फिजी वासियों का वोट का मूल्य तो अधिक दे रखा है, और जो इंडियन फिजी हो गए ना, वहां पर हमारे भारतीय जो वहां पर जाकर बस गए, उनकी वोट की वैल्यू इनकी तुलना में कम है। तो वो भी मतलब इक्वलिटी नहीं दे रहा, समानता नहीं दे रहा, तो वो भी अलोकतांत्रिक है। मतलब यहाँ पर वोट के नाम पर भेदभाव हो रहा है, तो यह लोकतंत्र नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ इक्वल वोटिंग का राइट नहीं है। जैसे भारत में इक्वल वोटिंग का राइट है ना, पुरुष औरत हो, है ना, बूढ़ा हो, जवान हो, गरीब हो, अमीर हो, वैसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ भेदभाव हो रहा है वोट के नाम पर, तो समानता नहीं है, तो यहाँ लोकतंत्र नहीं है। अब लोकतंत्र कब होता है भाई? कि हर वयस्क नागरिक जो 18 साल का हो गया, हर वयस्क नागरिक का एक वोट होता है, ठीक है। और उस वोट की जो वैल्यू है ना दोस्तों, वो इक्वल होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, जैसे भारत में है, ठीक है। इसे कहते हैं लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में राजनीतिक समानता होनी चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में हम वोट के द्वारा एंट्री करते हैं ना, हमारे वोट ही तो है हमारा इम्पोर्टेंट, तो वो वोट की जो वैल्यू है दोस्तों, वो इक्वल होनी चाहिए। अब चलते हैं हम इसकी लोकतंत्र की चौथी विशेषता पर। तो कानून का राज्य होना चाहिए और अधिकारों का आदर होना चाहिए। देखिए, जो भी अपने 6 अधिकार दिए गए हैं दोस्तों, वो आगे हम चर्चा कर लेंगे, और अब अभी नीड है आपको तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगी। तो अधिकारों का आदर मतलब 6 राइट्स दिए गए हैं हमारे भारतीय जनता को, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, हमने हमारे संविधान ने दिया है। तो वो 6 जो राइट्स दिए गए हैं जनता को, उसका आदर होना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। खुद गवर्नमेंट, खुद नेता, है ना, उसका रिस्पेक्ट करें। एक कानून का राज्य होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे लॉज बनाए गए हैं, उन लॉज को फॉलो करती हुई हर सरकारें आगे बढ़नी चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। तो ये दोनों बातें होगी तब भी लोकतंत्र माना जाएगा। अब जिम्बाब्वे का यहाँ पर उदाहरण दिया गया। तो जिम्बाब्वे दोस्तों अफ्रीका में है, 1980 में आजाद हुआ था। ये अल्पसंख्यक गोरों का राज्य था, जैसे अपने अंग्रेजों का था ना, वहीं अल्पसंख्यक गोरों का राज्य था जिम्बाब्वे में, 1980 में आजाद हो गया। यहाँ पर जानू पीएफ ये राजनीतिक पार्टी थी दोस्तों, ठीक है। ये राजनीतिक पार्टी उस टाइम बनी, जैसे अपने यहाँ कांग्रेस बनी, वहां पर राजनीतिक पार्टी बनी। उसके बाद इसने जो फ्रीडम स्ट्रगल में भी बहुत सपोर्ट किया था, ठीक है, जैसे कांग्रेस ने फ्रीडम स्ट्रगल में सपोर्ट किया था, ओके। अब इसके नेता थे दोस्तों, जानू पीएफ के नेता थे रॉबर्ट मुगाबे। चुनाव हुए और ये लगातार जीतती रही है जानू पीएफ पार्टी, ठीक है। रॉबर्ट मुगाबे की ये लगातार जीतती रही। रॉबर्ट मुगाबे लोकप्रिय भी बन गए देश में, लेकिन उन्होंने अनफेयर इलेक्शन करवाए। यहाँ आकर उन्होंने देखो लोकतंत्र की सिचुएशन में गड़बड़ कर दी। क्या क्या करवाया इन्होंने भी? मुशर्रफ की जैसे इन्होंने थोड़ा ये चीजें इलीगल की। कैसे? इन्होंने संविधान में ही फेरबदल कर दी, ठीक है। राष्ट्रपति की पावर बढ़ा दी और विपक्ष को परेशान किया ताकि वो विरोध में नहीं आए। जनता के विरोध प्रदर्शनों को गैर कानूनी कर दिया, जनता विरोधी नहीं कर सकती, तो उसकी जो सजा है वो बढ़ा दी। तो टीवी और रेडियो गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, ठीक है, और उसके खिलाफ फैसला देने वाले जजों पर भी इन्होंने दबाव बनाया। तो रॉबर्ट मुगाबे ने अपने पावर बढ़ाने के लिए इतने इलीगल काम किए, इसलिए जिम्बाब्वे की सरकार अलोकतांत्रिक है। इसमें कौन से अधिकार का हनन हो रहा है? कानून का राज्य नहीं हो रहा है दोस्तों। और फिर जनता के विरोध प्रदर्शन को गैर कानूनी कर रहे हो, आप जनता को परेशान कर रहे हो, मतलब जनता के राइट्स का, जनता के अधिकारों का आदर नहीं हो रहा है। ना तो जनता के अधिकारों का यहाँ मान हो रहा है, ना यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का राज्य हो रहा है, संविधान का राज्य हो रहा है, कानून का राज्य हो रहा है। जब दोनों ही बातें जो है विरोध में जा रही है, तो यहाँ पर
जिम्बाब्वे में लोकतंत्र नहीं था। अब देखो ऐसी सिचुएशन में रिजल्ट क्या निकला जिम्बाब्वे में। 2017 में रॉबर्ट मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया जनता ने। लोकप्रिय गवर्नमेंट में अलोकतांत्रिक हो सकती है। ये 3 फैक्ट है। यहाँ रिजल्ट तो इतना ही निकला दोस्तों, 2017 में रॉबर्ट मुगाबे को ओवरथ्रो कर दिया जनता के द्वारा। अब देखिए लोकप्रिय गवर्नमेंट में अलोकतांत्रिक, देखिए दोस्तों सॉरी ये भी है, मतलब कोई, अब ये रॉबर्ट मुगाबे लोकप्रिय थे ना, लेकिन जो पॉपुलर जो लीडर है, पॉपुलर जो गवर्नमेंट है ना, वो भी अलोकतांत्रिक हो सकती है भाई, ठीक है। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह बन सकते हैं, जैसे रॉबर्ट मुगाबे ने बनने की कोशिश की, मुशर्रफ ने बनने की कोशिश की। इलेक्शन के पहले और बाद की स्थितियों पर नजर रखकर ही लोकतंत्र को परखा जा सकता है। ऐसी सिचुएशन के लिए जनता को क्या करना चाहिए, इलेक्शन के पहले भी ध्यान दे, ऐसे नहीं अंधाधुंध या किसी लालच में जाकर वोट दे रहे हैं, अपने वोट का सही यूज ही नहीं कर रहे हैं, या किसी नेता की एजुकेशन वगैरह नहीं देख रहे, उसकी योग्यता नहीं देख रहे, उसकी शक्ल और लालच को देखकर ही आप वोट देके जा रहे हैं, है ना। तो ये गलत है। इलेक्शन के पहले भी पूरा ध्यान रखना चाहिए जनता को, और इलेक्शन के बाद में भी पॉलिटिक्स की जो जितनी परिस्थितियां हैं उस पर नजर गड़ाए रखना चाहिए जनता को, तभी देश में लोकतंत्र संभव है। तो दोस्तों हमने यहाँ तक 4 बातें मुख्य देखी है। डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की प्रमुख 4 विशेषताएं हमने कंप्लीट कर ली है। पहले तो डेफिनेशन है ना, डेमोस प्लस क्रेशिया वाली डेफिनेशन हमने क्लियर की थी, उसका अर्थ देखा था। उसके बाद में हमने इस लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताएं उदाहरणों के साथ देखी है। आप वीडियो को वापस देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सामने एनसीईआरटी बुक भी खोलकर रख लें तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपको और ज्यादा इजी लगेगा समझने में। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ होने चाहिए। भाई सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। भाई लोकतंत्र कब माने जाएंगे, जब फेयर इलेक्शन होने चाहिए। फिर निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो सारे के सारे जो फैसले हैं ना, वो निर्वाचित जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, उनके द्वारा होने चाहिए। तीसरा, हर व्यक्ति के पास एक वोट होता है और उस वोट की समान वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, समान अधिकार होने चाहिए। फिर लास्ट हमने देखा कानून का राज्य होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे भी लॉज बने हुए हैं उनको फॉलो करते हुए हर गवर्नमेंट आगे बढ़े, और जो जितने भी पब्लिक राइट्स दिए गए हैं, जो 6 अधिकार सामान्य जनता को दिए गए हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। और फिर भी इससे आगे चलकर चुनाव से बनी हुई जो सरकार है, संविधान के कानूनों और नागरिक अधिकारों, निष्पक्ष चुनाव से जो सरकार आई है, वो फैसले किसके अकॉर्डिंग लेगी, भाई वोट के द्वारा जो चुनाव हुए हैं, चुनाव में जो नेता आए हैं, वो नेता कानून के राज्य और अधिकारों का आदर करते हुए ही काम करे, जिससे हमारा यहाँ जो है जनता का विकास हो, उसके हितों का विकास हो और देश का विकास हो। यहाँ तक हमने देख लिया है दोस्तों डेमोक्रेसी का अर्थ, लोकतंत्र का अर्थ और इसकी प्रमुख 4 विशेषताएं। तो थोड़ा सा अब अपना नेक्स्ट टॉपिक चलेगा लोकतंत्र क्यों, और लोकतंत्र के जो खिलाफ तर्क और फिर पक्ष में तर्क, ये थोड़ा आगे देखेंगे दोस्तों। यहाँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसको फर्स्ट पार्ट रख देते हैं। ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया है, आगे नेक्स्ट देखेंगे सेकंड पार्ट, ठीक है। उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे लेसन को। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आरपीएससी लर्निंग वर्ड के वीडियोस देखते रहिएगा। सेकंड पार्ट नेक्स्ट आएगा, एकदम सटीक नोट्स हैं, बहुत यूजफुल रहेंगे। एनसीईआरटी मच है हर कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स के लिए, वो आप और मैं सभी जानते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।